नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारी इस हिंदी की सीरीज़ में जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं वर्णमाला के बारे में। और ये उसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा, जिसमें हम छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप उनको शुरू में ही समझ लेते हैं तो बाद में फिर इनकी प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कारांत शब्द कौन से होते हैं, खड़ी पाई क्या होती है, टेढ़े मेढ़े जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, और 12 खड़ी क्या होती है, और कुछ संयुक्त व्यंजन के जो रूप होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। जैसे द, है, मैं, ब्रह्मा वाला टाइप जो होता है ना क्वेश्चन, वो कैसे लिखे जाते हैं, तो इसके बारे में बात करें। इस वाले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खड़ी पाई वाले वर्ण, गोलपेंदी वाले वर्ण, 12 खड़ी संयुक्त रूप व्यंजनों का, और कारांत शब्द। तो सबसे पहले हम देखते हैं खड़ी पाई क्या चीज़ है। भाई ये मुसीबत क्या है खड़ी पाई, इसको बड़ा बड़ा अजीब तरीके से बताया जाता है कि खड़ी पाई खड़ी पाई। अरे कुछ नहीं है भाई, ये खड़ी पाई बस खामा में परेशान करने वाली चीज़ है। खड़ी पाई क्या होती है, वो सारे वर्ण जिनमें सीधा डंडा आता वो सब खड़ी पाई है। अब देखिए कैसे, जैसे मेरा ये कै है, इसमें एक सीधा डंडा आता है, यानी कि इस तरीके का कोई भी अगर हमारा डंडा किसी भी उसमें लगा हुआ है तो वो सारे के सारे क्या कहे जाते हैं, खड़ी पाई वर्ण कहे जाते हैं। जैसे हमारा कै हो गया, खे में भी डंडा आ गया, गै में आ गया, घै में आ गया, ये हो गया, फिर च में आ गया, छ में भी आ गया, जय में भी आ गया। अब ये जो झ है, देखिए इसमें कोई डंडा है क्या, नहीं है, तो ये खड़ी पाई में नहीं गिना जाता। इसको मैं अलग लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप इसको समझ सकें। तो छ, फिर आता हमारा टे। टे भी हमारा, टे में भी दिक्कत यही है कि टे भी ऐसे घूमता है, हमारा ठे भी ऐसे घूमता है, टे ठे, डे भी ऐसे घूमता है, टे ठे डे, ढे भी ऐसे घूमता है। बेचारे ये सारे कैसे हैं, इनमें कोई डंडा नहीं आ रहा सीधा। चलो जी, उसके बाद तय हमारा डंडे के साथ है, तय, थे, दे, ध में ये वाला डंडा आ गया, तय थे दे ध न, पे, फे, बे, भे, मैं। ये सारे जो हमारे होते हैं, इस तरीके के सारे शब्द हमारे क्या कहे जाते हैं, खड़ी पाई कहे जाते हैं। बस, और कुछ नहीं था खड़ी पाई, जिसमें डंडा लगा वो खड़ी पाई। और अब इनका अगर आधा रूप लिखना हो, दूसरा तरीका जो इनको याद करने का वो क्या है कि अगर इन सब का आधा रूप लिखना हो, जैसे मुझे कै को आधा लिखना है, हलंत वाला लिखना है, तो एक तो हलंत लगा के लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कै। खे को मुझे लिखना है तो मैं इसका डंडा हटा दूंगा, खे बन गया। गै को लिखना है ऐसे लिख दिया, घै को लिखना है ऐसे लिख दिया, च लिखना है ऐसे लिख दिया, झ ये लिख दिया, जय, तय, थ, द, ये सॉरी द यहाँ नहीं आएगा भैया, द यहाँ आएगा इस जगह पे, ये गलत लिख दिया होगा मैंने, एक आधा गलती से लिखा जाए तो देख लीजिएगा। ध, न को पूरा न लिख के न ऐसे, प, फ, ब, भ, मैं, ये सब आधे लिखे जा सकते हैं। तो खड़ी पाई बेसिकली कौन से होते हैं, जिनमें डंडा होता है और साथ में उनका आधा स्वरूप आराम से लिखा जा सकता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, खड़ी पाई होते हैं। बस यही खड़ी पाई है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है खड़ी पाई में। खड़ी पाई इसीलिए कहा जाता है उसे कि उसमें एक खड़ी, ये जो खड़ा डंडा है ऐसा खड़ा पाई है, खत्म बात, समझ गए। अब जो ये बाकी बचे इस तरीके के, इनको क्या करा जाए भाई, भैया ये क्या है, ये तुम्हारे गोल पेंदी वाले हैं। तो पहला खड़ी पाई हमने क्लियर कर लिया, गोल पेंदी ये हो गई, यानी कि जो खड़ी पाई नहीं है वो बेचारे गोल पेंदी हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है गोल पेंदी के साथ, कि अगर आपको इनका आधा स्वरूप लिखना हो तो बताइए, छः ऐसे छोड़ दूं क्या, ऐसे छोड़ के तो एक है हो गया। टे कहाँ छोड़ूं, इस जगह छोड़ूं, वहाँ छोड़ूं, कहाँ छोड़ूं, तो इनमें हमेशा क्या करना पड़ता है, इनमें हलंत ही लगा के इसको बनाया जाता है। डे हलंत, ढे हलंत, दे हलंत, ऐसे बनाया जाता है। भाई हलंत ही बन सकता है इनका, तो यही हो सकता है, यानी कि इनका आधा स्वरूप बन नहीं सकता। इनका आधा स्वरूप बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हलंत लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो ये जो है गोलपेंदी वाले होते हैं जिनमें हलंत लगेगा ही लगेगा। यहाँ मैं चाहूँ तो हलंत लगाऊं, ना चाहूँ तो मैं इसको आधे में भी लिख सकता हूँ। खड़ी पाई ये हो गए, गोलपेंदी ये हो गए।
या फिर इन गोलपेंदी का मुझे क्या करना पड़ता है, संयुक्त व्यंजन लिखना पड़ता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी, जब इस संयुक्त रूप व्यंजन का पढ़ेंगे। ये व्यंजन ब्रैकेट में संयुक्त रूप व्यंजन, व्यंजन का संयुक्त रूप जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि इनका क्या करना होता है, इनका संयुक्त रूप कैसे लिखा जाता है। उससे पहले हम बात करते हैं 12 खड़ी की। 12 खड़ी कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पागल बनाने का तरीका है कि भाई ऐसे ऐसे टर्म्स ला के रख दो बच्चों के सामने, क्यों नहीं लगे पता नहीं भाई ये क्या आ गया है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। कुछ नहीं है। जैसे 12 अभी ये खड़ी पाई समझ में आई कि खड़े डंडे वाले जितने खड़ी पाई, गोल पेंदी वाले जितने जिनमें डंडा नहीं वो सब गोल पेंदी। ऐसी अभी देखो 12 खड़ी 1 मिनट में हो जाएगी ख़त्म। लो जी 12 खड़ी का इंतजाम कर दिया। आपको ये क्या लिख दिया यार, कुछ नहीं है भाई, ये स्वर लिखे हुए हैं मैंने। ये सारे स्वर पढ़े थे आप लोगों ने, कितने थे टोटल, 13 थे। गिन लो एक बार, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 और एक ही भाई साहब 13 है ना। इनका मात्रिक रूप लिखो जरा जल्दी जल्दी से। मात्रिक रूप लिखा, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ऐसे डंडा लग जाता है, ई की मात्रा यहाँ अगर व्यंजन है तो व्यंजन के पीछे, ये व्यंजन से पहले, ये व्यंजन के बाद, ये व्यंजन के नीचे से ऐसे, ये व्यंजन के नीचे से ऐसे, ये व्यंजन में ऐसे री लग जाती है। ये ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर, ये आई की 2 मात्रा, ये ओ की 1 मात्रा, ये औ की 2 सॉरी ये औ की 2 मात्रा, ये अनुस्वार ऊपर बिंदी लग गई और विसर्ग उस व्यंजन के बाद में ऐसे, यही लगता है। टोटल जरा गिन के बताना कितनी मात्राएं हो गई है। टोटल मात्राएं हो गई 12। क्यों? क्योंकि इस अ की कोई मात्रा नहीं है। अब ये 12 और 12 बात एक ही आ रही है, कुछ कुछ मैच सा करा। अरे मैच कुछ नहीं करा यार, कोई भी व्यंजन हो उसके ऊपर ये जो 12 मात्राएं हैं, इनके जो मात्रिक रूप को उस व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो उसको कहते हैं 12 खड़ी, और कुछ नहीं है, 12 खड़ी। लीजिए चलिए मैं कै के साथ शुरू करता हूँ। कै की पहली मात्रा भाई, कै ए के साथ ऐसे लिखा जाएगा, का, की, कु, और थोड़ा ठीक लिखा जाए भाई, कु, क्री, के, कई, को, कऊ, अनुस्वार के साथ और ये विसर्ग के साथ। हर एक व्यंजन के साथ जब आप इसको लिखेंगे, ख, खा, खी, खी, खु, खू, ख्री, खे, खई, खो, खऊ, अनुस्वार के साथ ख, विसर्ग के साथ ख, ऐसे ये खंग, खऊ ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये जो होते हैं, ये जो 12 मात्राएं बनी, इसको छोड़ के, बेचारे को छोड़ के जो 12 मात्राएं बनी, यही आपकी 12 खड़ी होती है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ पढ़ी, खड़ी पाई, गोल पेंदी, 12 खड़ी पढ़ ली, कोई दिक्कत कुछ नहीं, बहुत ईजी है। खड़ी पाई खड़े डंडे वाले, गोल पेंदी वाले जिनमें डंडा नहीं है, 12 खड़ी यानी कि 12 मात्राएं स्वर के साथ, ये सारी हो गई। अब बात आती है संयुक्त रूप की। जो भी हमने कहा था कि वो बेचारे जो खड़ी पाई के साथ नहीं यानी कि गोल पेंदी वाले हैं, उनके आधे स्वरूप तो लिखे नहीं जाते हैं, तो उनको हलंत के साथ लिखो या उनका संयुक्त व्यंजन बनाओ। तो ये जो संयुक्त व्यंजन बनता है, ये देखते हैं कि कौन कौन से शब्द है और उनके संयुक्त व्यंजन कैसे बनते। तो हम इसमें पढ़ेंगे 3, द का संयुक्त रूप, श का संयुक्त रूप और है का संयुक्त रूप। और बनते कब है, वही सीधी सी बात जो मैंने अभी कहा कि अगर ये आधे होते हैं संयुक्त रूप तभी लिखा जाता है जब पहले वाला वर्ण आपका क्या हो जाए, आधा हो जाए यानी कि हलंत के साथ हो जाए, और दूसरा वर्ण आपका पूरा हो जाए, तब हम इसका संयुक्त रूप लिखते हैं। तो सबसे पहले हम द के साथ देखते हैं कि द के साथ संयुक्त रूप कौन कौन से शब्द हमने अभी तक पढ़े हैं या हम पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं वो शब्द कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहला ये द हलंत के साथ है, यह पूरा है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये पूरा द के साथ यह निकल के आता है। ये लिखना तो कुछ ऐसे चाहिए था, तो इसे बहुत बार कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं। ये मैं दोबारा बनाता हूँ, देखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बेसिकली ये जो है कुछ इस तरीके का लिखा जाता है, ये ऐसे ये बनता है वो।
यानी कि द के साथ यह बन गया, तो ये बनता है। लेकिन क्योंकि आजकल थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस की वजह से क्या हो जाता है, फिर इसको जो रूप दे दिया गया वो दे दिया गया कुछ इस तरीके का। तो आपने अब ये कहेंगे आप, यार ऐसा शब्द हमने कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है भाई? हर जगह देखा है आपने। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका विद्यालय। अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है हिंदी में, हमारे बच्चे, हमारे गुरुजी ने भी हमें पढ़ाया था, ये विद्यालय पढ़ाया था, ध, हम इसमें उच्चारण जो करते हैं वो धा का करते हैं विद्यालय, जबकि ये विद्यालय नहीं है, ये विद्यालय है। विद्यालय, दयालय, द या आल्य, विद्या। तो इसलिए जो इसका सही शब्द होगा वो क्या होता है, वो होता है ऐसे लिखा हुआ विद्या। ये होता है, अगर देखा जाए तो ये क्या होता है हिंदी में, अगर इसको अलग अलग करें तो ये होता है वी प्लस द हलंत के साथ और या, तो होता है विद्या। अब हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि आजकल की हिंदी की किताबों में वापस इसको इस तरीके से लिखने लगे हैं। पुरानी किताबों में मिलेगा आपको कुछ इस तरीके का लिखा हुआ, ये वाला द, या जिसे आप कहें सही रूप तो ये है कि द के साथ यह निकला हुआ है। जैसे यहाँ द के साथ वह है तो यहाँ वह भी ऐसे जुड़ेगा, द के साथ द के साथ मैं। अभी इनको जोड़ते हैं, पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसकी बात करते हैं जो हाँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो आजकल की नई किताबों में ऐसा लिखा मिलता है। अब जब ऐसा लिखा मिलता है तो हम इसका जो उच्चारण करते हैं वो क्या करने लगते हैं आजकल के बच्चे, विद्यालय, इसे पूरा द पढ़ने लगते हैं, वो विद्यालय, विद्यालय। ये इसको एक साथ, क्योंकि जबकि आधा है तो ये आधा व के साथ, आपको याद होगा द्विगुण, द्विगुच्छ, गुच्छ जो हमने बनाया था, द्विगुच्छ शब्द जो व्यंजन जो बोले थे वो यहाँ पे प्रयोग होता है। यहाँ पे एक गुच्छ में द और व दोनों की ध्वनि एक साथ एक सांस में बोलनी होती है। तो वो जब हम एक सांस में बोलते हैं तो हमें लगता है कि आवाज़ जो आई वो ध की आती है, जबकि वो ध की नहीं, वो द और य का गुच्छ होता है, तो इसलिए वो विद्यालय होता है। और जब हम तेजी में बोलते हैं विद्यालय, 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 तो हमें लगता है हम विद्यालय बोल रहे हैं। विद्यालय और विद्यालय दोनों में अंतर है। और द जो है बहुत छोटा है, क्योंकि मात्रा इसमें है नहीं, भाई स्वर तो इसमें है ही नहीं, तो स्वर नहीं है तो उसकी वजह से ये वैसे भी अटक जाता है। तो विद्यालय, 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 विद्यालय ऐसे होता है। विद्यालय और विद्यालय दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। विद्यालय कोई शब्द नहीं है, वो गलत है, सही विद्यालय है। लेकिन ऐसा मात्रिक रूप लिखेंगे तो आजकल के बच्चे इसको द को पूरा पढ़ने लगे, विद्यालय, विद्यालय, वो ऐसा पढ़ने लगे, तो ये भी गलत है। तो इसीलिए मेरा हमेशा कहना है कि आप इसको इसके सही स्वरूप में इस्तेमाल करें, जो कि है ये। तो ये बनता कुछ ऐसे है, जिसमें बनता तो ये द है, तो ये द को यहीं से इन्होंने क्या करा, यह का रूप दे दिया और ये बन गया ऐसे। तो जब भी ऐसा आपको मिले शब्द कहीं लिखा हुआ तो समझ जाइए कि ये द में यह है, ना कि ध है। ये ध जो होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान है दीजिएगा कि जहाँ भी ध का प्रयोग होता है उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं आती है। ये भी मुझे हिंदी पढ़ते हुए अभी समझ में आया। पहले मैं अगर जैसे मैंने आधा लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अब से कुछ दिनों पहले तक मैं इसको ऐसे आधा पूरी शिरोरेखा इसके ऊपर बना देता था, ये गलत तरीका है। इसको लिखने का तरीका है आ, यहाँ तक शिरोरेखा और फिर इसके आगे शिरोरेखा। यानी कि जितने भी ऐसे जो हमारे अक्षर हैं जिसमें ये लगा हुआ है, गोल पेंदी आती है, जैसे थ हो गया, भ हो गया, श हो गया, ये ध है, ऐसे इनके ऊपर शिरोरेखा नहीं आती। तो अपनी राइटिंग में आज से इस काम को करना शुरू कर दीजिए। जब भी आप लिखें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब बात आती है वापस इसी पे, विद्यालय पे। तो ध और इस द यह में अंतर समझिएगा आप। ये ध है तो हमारा शब्द जो है ये नहीं है विद्यालय, हमारा शब्द ये नहीं है, हमारा शब्द है विद्यालय। ये करेक्ट है, ये गलत है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जरा आप। तो विद्यालय, ये द में यह ऐसे लगता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम, जैसे द में ये द है तो द में वह ऐसे लगता है। जैसे कि हमने शब्द बनाया द्वारा, द्वारा, द्वारा। द में ध ऐसे लगता है यहाँ पे। द में मैं, तो द में मैं लगाने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप यहाँ मैं लिखेंगे, लेकिन ये
समझ में नहीं आता। आपने कुछ पुरानी किताबों में याद करिए जरा, पद्मनी एक शब्द लिखा रहता है, पद्मनी, कुछ ऐसा लिखा होता है। ये जो लिखा होता है बिल्कुल सही शब्द है, जो यहाँ पर ये बना हुआ है, ये क्या है, द आया और द में मैं आ गया। द तो आपका आधा है, मैं पूरा है, तो मैं यहाँ बनता है, तो ये बन जाता है आपका द में मैं, पद्मिनी। आपका शब्द जो है वो क्या है, प द म ई न ई। आपका जो शब्द है पूरा का पूरा वो ये है। इस पै को भी मैं जो है वैसे कर देता हूँ, पै हलंत के साथ प्लस ए, प्लस हलंत ई, तो शब्द है आपका ये। तो ये दोनों पूर्ण हो गए, तो ये क्या बन गया, पद। द आधा है, मैं ई की मात्रा आ गई, यानी कि ये मी हो जाएगा इधर से, और ये न हो गया इधर से पूरा। अब बेचारा ये जो आधा है इसको कौन पूरा करेगा भाई, इसको भी तो कहीं लगना है। तो ये जो लगता है ये किसके साथ लगता है, अपने से नेक्स्ट वाले का, हमेशा ये नियम है। तो जब ये नेक्स्ट वाले के साथ लगेगा तो ये आपका जो बन जाता है पद्मनी, वो बन जाता है ऐसे। और मैं की तो मात्रा थी कौन सी, छोटी ई की, तो ये जो पद्मनी बनता है, पद्मनी हमेशा ऐसे लिखा जाता है, पद्मनी ऐसे लिखा जाता है। इसीलिए पुरानी किताबों में आप पद्मनी ऐसा ही लिखा देखेंगे, और आजकल की किताबों में पद्मनी लिखा मिलेगा आपको ऐसे, जो कि कहने के लिए तो सही है लेकिन स्वाद नहीं है। खैर स्वाद की बात नहीं है, ये तरीका ठीक है, आपने लिख दिया ऐसे, लेकिन सही जो तरीका है वो ये है। इसीलिए इसे संयुक्त रूप में लिखा जाता है द के साथ, और भी बाकी जो बनते हैं वो इसी तरीके से बनते चले जाएंगे। अब अगला है हमारा श का संयुक्त रूप। श का संयुक्त रूप मैं एक ही एग्जाम्पल लूँगा बस, वो हमने पहले भी लिया हुआ है। श का र के साथ संयुक्त रूप है, तो ये बन जाता है हमारा श्रय, ये बन गया हमारा श्रय। और इस एग्जाम्पल में मैं, जैसे मैंने इस शब्द बनाया श्रम या श्रमिक, एक शब्द बना लिया मैंने श्रमिक, यहाँ तक तो ठीक है। अब बस इसका मैं सिर्फ इसलिए यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ बतानी थी आपको, कि ये जो श र के साथ है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये श जो है आपका त्र के साथ है तो तब दिक्कत है, तब ये दिक्कत वाली बात है। तब ये आपका क्या बनेगा, तब ये बनेगा आपका श्र, इस तरीके का। यहाँ पर र, ये जो श है इसके साथ, देखिए यहाँ पर ये जो श है इसके साथ र कौन सा, अब ध्यान दीजिएगा एक बार, ये पदेन रूप है। पदेन रूप में क्या था कि र तो पूर्ण है, उससे पहले का जो व्यंजन है वह अपूर्ण है, आधा है, तो इसलिए र कहाँ जाएगा, पद के रूप में जाएगा, तो पदेन में यहाँ पर र लग गया। ये बात समझ में आई। अब ये जो मेरा श है ये क्या है, री इसके बाद है, तो री लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर पदेन रूप का र नहीं आएगा, यहाँ पर री आएगा। ध्यान दीजिएगा मात्रा कहाँ पर लगी, ये पदेन रूप र है, ये पदेन रूप र है, और ये री रूप र, ये री है, री की मात्रा है। ये पदेन रूप र है और ये री की मात्रा है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत जगह बहुत किताबों में 50-60% किताबों में एक शब्द होता है श्रृंगार, और ऐसा लिखा होता है वो श्रृंगार, वो श्रृंगार ऐसा लिखा होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। श्रृंग, श्री, किसकी आवाज आ रही है आपको, श्रृंगार की। तो वो जो श्रृंगार होता है बेसिकली वो होता है ऐसा, श्रृंगार, वो लिख, ये सही शब्द है श्रृंगार, ये गलत शब्द है भैया। एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक नहीं कम से कम 5-6 जगह मैं बता दूंगा कि 5-6 जगह एग्जाम में ये वर्तनी शुद्धि में आता है। श्रृंगार शब्द को सही चुनिए, और बच्चे आंख मूंद के सही इसको लगा के आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही तो सही है, जबकि ये सही नहीं है। सही कौन से वाला है, सही है ये वाला। इसी को बताने के लिए मैंने सिर्फ श का संयुक्त रूप इस्तेमाल करा था, अदरवाइज मैं इसको छोड़ सकता था कि चलो यार एक चीज़ तो छोड़ी जा सकती है। तो बाकी इसी तरीके से यूज़ होंगे। अब बात करते हैं हा के संयुक्त रूप की। तो ये है में जो संयुक्त वर्ण बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, जैसे सबसे पहले है मैं, तो है के साथ अगर वो है तो मैं का ही यहाँ जुड़ जाता है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए हम लिखेंगे ऐसे, ये है बना और इसमें मैं यहाँ पे बना दिया, ये बन गया है।
है के साथ न है तो है ऐसे और न बन गया यहाँ पर है। सेम इसी तरीके से है के साथ ले आता है और ले बन गया ये हल, हर, हर। और मैंने जैसे अभी शे के साथ रे बताया था और री बताया था, री का बताता हूँ। री मात्रा है ना कि पदेन रूप, तो ये ऐसे बनेगा। और इन सब के अब शब्द की बात करते हैं कि इनके लिए कौन कौन से शब्द होते हैं। तो सबसे पहले वाला शब्द अगर आपने पढ़ा हो तो ब्रह्मा, ब्रह्मा ऐसे पढ़ते हैं, या ब्राह्मण आप पढ़ते हैं। इसके लिए है न के लिए आप चिन्ह, आप एक शब्द पढ़ते हैं, ये होता है तत्सम रूप चिह्न। पहले क्या है, च है न, चिह्न। तो सही जो शब्द था वो चिह्न था, लेकिन अब तद्भव रूप यानी कि हिंदी रूप आ गया तो हम उसे हिंदी में लिखने लगे चिन्ह। तो अगर ये चिन्ह बेसिकली कुछ ऐसे बनेगा, च प्लस ई की मात्रा प्लस है हलंत प्लस न, ये तो है हमारा चिह्न यानी कि चिन्ह ऐसे। और जो हिंदी होता है, हिंदी में ये बनेगा ऐसे यानी कि चिन्ह। दोनों ही सही हैं। ये हिंदी का स्वरूप है, ये संस्कृत वाला तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। तो अब जो आप लिखेंगे वही आप पढ़ेंगे। अगर आपने ऐसा लिखा तो आप इसको चिह्न पढ़ेंगे, च है न, चिह्न। और अगर आपने ये लिखा तो आप इसको पढ़ेंगे चिन्ह, है बाद में न पहले। तो इसके लिए ये शब्द हो गया। ये वाला आपने पढ़ा होगा कभी शब्द अहलाद। अहलाद का मतलब होता है हंसना, अहलाद का मतलब होता है हंसना। तो ये ऐसे लिखा देखा होगा अपने किताबों में, लिखा मिल जाएगा। ये हर, इसके लिए आप शब्द यूज कर सकते हैं हराश, हराश यानी कि हानि, हानि वाला जो सिस्टम होता है, हराश यानी कि कुछ कमी हो रही है। और वैसे इसका मात्रिक रूप में तो मैंने आपको बता ही रखा है प्लस रास ऐसे लिखा जाता है। तो ये बेसिकली ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन वही, क्योंकि है अधूरा है, रे पूरा है, तो पदेन रूप में आएगा। और पदेन रूप में कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो ये जो है यहाँ से हटके ऐसे बन जाएगा इसका हराश। अब ये री वाली जो मात्रा है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि भैया मैं हिंदी खुद बहुत गलत उच्चारित करता था और बोलता था, जैसे कि हृदय। हम सब लोग 50 to 60% का मानता हूँ मैं कि वो इसको हृदय पढ़ते होंगे, हृदय नहीं पढ़ते होंगे। यहाँ पे हृदय ये है, ये पदेन रूप नहीं है, ये री है, इसीलिए री ऐसे निकलता है। और द ये हम ये पढ़ते हैं, ये हमारा शब्द होता है हृदय। सही शब्द है, सही उच्चारण है हृदय, है हृदय, हृदय। क्योंकि है अधूरा है, री पूरा है, तो हृदय शब्द है, उच्चारण है हृदय। जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हृदय, हृदय, ये वो पता नहीं क्या हृदय 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 करते रहते हैं, लेकिन ये सही शब्द है हृदय। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये संयुक्त रूप समझ में आ गए होंगे, द के, है के, श के। द के साथ अगर आपको, जैसे मैंने न लिखा है, तो द के साथ अगर आपको न लिखना तो आप यहाँ लिख सकते हैं, द के साथ न हो गया। द के साथ अगर आपको भय लिखना तो ऐसे लिखा जाएगा। तो वो आप समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से इसके रूप मिलते हैं। लेकिन आजकल इस तरीके के रूप किताबों में कम छप रहे हैं, कम प्रिंटिंग हो रही है, मगर ये अच्छे हैं। इनका प्रयोग करेंगे तो आपकी हिंदी अच्छी होती चल जाएगी। ये अच्छे में गिना जाता है। बट आजकल वो समझाने के लिए हलंत रूप लिखने लगे, तो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। आजकल थोड़ा इजी गोइंग कर रहे हैं हर चीज़ को, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब लास्ट आता है हमारा कारांत शब्द। अब इनको देखते हैं कि कारांत शब्द क्या होते हैं। तो समझते हैं अब कारांत शब्दों को। कारांत का बेसिकली मतलब क्या होता है, से अंत होने वाला शब्द। कारांत का मतलब है से होने वाला, अंत होने वाला शब्द। और होता कैसे, कारांत बनते कैसे, कारांत शब्द कौन से होते हैं, शब्द के अंतिम वर्ण या स्वर में कारांत जोड़कर उसका कारांत बनाते हैं, कारांत शब्द बनाते हैं। जैसे ये क्या है, आ के पीछे मैंने क्या बना दिया, कारांत जोड़ दिया, तो कैसे शब्द बन गए, अकारांत। ये क्या है, आ, तो आकारांत, ई कारांत, बड़ी ई कारांत, उकारांत, ऊकारांत, रिकारांत, एकारांत, आईकारांत, ओकारांत, औकारांत। आप कहोगे यार क्या है, कुछ नहीं है भाई, ये
सिर्फ आपके स्वर लिखे हुए हैं, हर एक स्वर के पीछे आपने कांत जोड़ दिया। मैंने यहाँ पे प्लस इसीलिए दिखाया, देखिए अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, बस। यानी कि क्या है इसका मतलब, कारांत का मतलब है से अंत होने वाला शब्द। आपने सबसे पहले इसके आगे क्या जोड़ा, तो अ से अंत होने वाले शब्द, अपरंत, आपरंत, ईपरंत, ये बड़ी ई पर अंत होने वाले शब्द, ऊ पर अंत होने वाले शब्द, बड़े ऊ पे अंत होने वाले। अरे तो देखो ना शब्दों को, देखो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राम। किस पे एंड हो रहा है, राम। आप ये मत कह देना मैं पे एंड हो रहा है, यहीं से मारकर फेंक के मारूंगा वहीं रहेगा। देखो राम का क्या है, राम यही तो है। इसको अगर विच अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये रा हलंत के साथ, ये आ की मात्रा आ गई आ, ये माँ हलंत के साथ, और माँ पूर्ण है तो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, आई तो है। तो ये है सही मायनों में राम लिखा हुआ। तो राम का सबसे आखिरी वर्ण क्या है, अ, और किस पे अंत हुआ, ये आ पे अंत। तो किस पे अंत है, ये आ पे अंत है। तो इसलिए ये ऐसी श्याम, सुंदर, लास्ट में रह है तो रह के साथ ए जरूर होगा, अजय यह के साथ ए जरूर होगा, हलंत में हलंत यह के साथ ए जरूर होगा। तो ऐसे शब्द जो ए पर समाप्त होते हैं, अ पर समाप्त होते हैं, वो सारे क्या कहे जाते हैं, अकारांत शब्द कहे जाते हैं। जो शब्द आ पे जाके समाप्त होते हैं वो कहाँ होते, उनको क्या कहते हैं, अकारांत। क्या बोलेंगे उनको, आकारांत। क्या बोलेंगे इनको, आकारांत। कैसे, जैसे कमला लिखा हुआ है, कमला, तो कै हलंत के साथ ए, फिर मैं हलंत के साथ फिर ए, फिर लिखा हुआ ले, और हलंत के साथ यहाँ पे क्या है, लास्ट मात्रा है, तो ये क्या हो गई, आ की मात्रा हो गई। तो किस पे एंड हुआ, ये आ पे। ऐसे ही किस पे एंड हुआ है, आ पे। गीता, ये कि प्यारा किस पे एंड हुआ है, आ पे। सेम अब बात करते हैं इकारांत की, यानी कि जो छोटी ई की मात्रा पे एंड होते हैं। देखिए जो कवि है, कवि कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि कवि और छोटी की मात्रा इधर और वह, याद कर लेना जरा अच्छे से, ये ऐसे नहीं लिखा जाता। ये व्यंजन और व्यंजन पे जो मात्रा आती है उसके बाद लिखी जाती है। तो ये छोटी ई बाद में लिखी जाएगी। तो किस पे एंड हुआ ये अच्छा, इस कै को भी मैं वो लिख देता हूँ हलंत के साथ, ये बनता है कवि सही से, ये हलंत के साथ, क व ई, कवि। किस पे एंड है, छोटी ई पे, छोटी ई की मात्रा पे एंड है ये, इसलिए शब्द क्या हो जाएगा, इसे बोला जाएगा इकारांत। अब ये बड़ी पे खत्म है तो ये हो जाएगा ईकारांत। ये भानु किस पे, भानु को देखो कैसे लिखेंगे, भय प्लस आ प्लस न प्लस क्या है यहाँ पे, छोटा ऊ है बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, तो ये लिखा गया भानु। ये जब भानु लिखा गया तो किस पे एंड है, ये छोटे ऊ पे या ऊ पे बोलो। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊ पे अंत होने वाला, ऊ से अंत होने वाला, यानी कि उकारांत। समझ गए, उकारांत शब्द। ऐसे ही आप नीचे देखेंगे तो बड़े ऊ से राजू, ऊ बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, रा प्लस आ प्लस ज प्लस बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ये हो गया राजू, ये लिखा जाएगा राजू। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, हो जाएगा उकारांत। तो ये उकारांत, इकारांत, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही ये री, मातरी, री किस पे एंड है, री पे, लड़के एक मात्रा पे, शैने दो मात्राएं आ गई, शैने में दो मात्रा, यानी कि कैसे लिखा गया ये, श हलंत के साथ, अ प्लस न हलंत के साथ, और क्या मात्रा है यहाँ पे, ये सॉरी क्या मात्रा है, ये एक ही मात्रा तो है, एक ही मात्रा में दो मात्राएं लगती है, याद रखना। जब ये होता है तो सिंगल मात्रा होती है शिरो रेखे के ऊपर, और जब ये होता है तो शिरो रेखे के ऊपर दो मात्राएं होती हैं, याद रखना। तो इसका रूप ये वाला आ गया। तो किस पे एंड हुआ ये, ए पे, तो ये कैसे हो जाएंगे, एकारांत। ओ पे एंड होने वाला कौन हो गया, ओ पे, जैसे पढ़ो, पढ़ो किस पे खत्म है, ओ पे, तो ये हो जाएगा ओकारांत। नो कैसे लिखा हुआ है, नो या है कैसे लिखा रहता है, दो मात्राएं आती है, तो ये कैसे किस पे एंड हो रहे हैं, दोनों के दोनों ये ओ की मात्रा पे एंड होते हैं, तो ये ओकारांत हो गए। तो यही कारांत शब्द होते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इनमें।
और यहाँ पर आकर आपका जो इनका भय मत समझना कारांत शब्दों का, सिंपल से हैं। तो यहाँ पर आकर आपका ये वर्णमाला से जो भी संबंधित मेन पॉइंट थे जो एग्जाम्स में पूछे हुए थे वो लगभग मैंने सारे करा दिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाहर का शायद ही कोई क्वेश्चन आपका आए। अगर आपने इनके नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाने आपको तभी आप सीख पाएंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। लेकिन मेरे पढ़ाए हुए के अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो अब एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और ये चीज़ मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, भले चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, या फिर आपका एमपी का पीसीएस हो, यूपी का पीसीएस हो, या फिर आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ज़रूर पूछे हुए हैं। मैंने उन सबका कलेक्शन किया है थोड़ी सी पढ़ाई करके, तो वो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ये जो मैंने सारा कुछ बताया ये सब आपने सही से पढ़ लिया है तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जो अभी तक आपको बताया है वो आपकी समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको दोबारा से उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और आपको समझाएं। दोबारा से ना समझ में आए तो हम फिर कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप हमारा सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, धन्यवाद।